नमस्कार, मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं हिंदी टाइम्स। आज से हम अपना एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको कनाडा की खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के समाचार। कनाडा की सरकार अपनी छात्र आवर्जन प्रणाली की इंटीग्रिटी अर्थात अखंडता को लेकर काफी चिंतित है। दरअसल आप्रवासन मंत्री मार्क मिलर ने इस संबंध में एक साक्षात्कार में ये बातें कही हैं। मिलर ने कहा है कि सरकार प्रणाली में धोखाधड़ी और दुरुपयोग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के आवास की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित है। कनाडा इस वर्ष 9 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लाने की राह पर है, जो इतिहास में किसी भी समय से सबसे अधिक संख्या है। इस बीच सरकार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से सिस्टम में धोखाधड़ी और दुरुपयोग के जोखिमों के प्रति जागरूक रहने का आग्रह कर रही है। छात्रों को केवल वैध स्कूलों और कार्यक्रमों में ही आवेदन करना चाहिए और उन्हें तीसरे पक्ष को व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने में सावधानी बरतनी चाहिए। This is going to allow me to make a difference in shaping how Canada and the future of Canada looks like, and that is through immigration, an open, just, and compassionate immigration system that want to open up the Canada to the world. अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कनाडा के बैंकों को जलवायु अपेक्षाओं और बाजार दबावों के बीच दबाव का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख मुद्दा है और सरकारें, निवेशक और उपभोक्ता सभी बैंकों से अधिक टिकाऊ वित्तीय तरीकों को अपनाने की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही बैंकों को भी अपने व्यवसाय को चालू रखने के लिए मुनाफा कमाने की आवश्यकता होती है और वे उस जोखिमों से बचना चाहते हैं जो उनके वित्तीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। The Bank of Canada has predicted that inflation will fall to 3% this summer. We're not there yet, but we have made some real meaningful progress, which is being felt in people's lives. Getting through COVID was really hard. Getting through the deep recession caused by COVID was really hard. And today, getting through the global inflation caused by COVID and Putin's invasion continues to be hard. But there is no country in the world that is navigating these challenges more effectively than Canada, and there is no country in the world better positioned for a soft landing than Canada. We are very close to the end of this difficult time and to a return to low, stable inflation and strong, steady growth. अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आरसीएमपी ने लोगों को टेक्स्ट मैसेज घोटाले के बारे में चेताया है और लोगों को कहा है कि वो सावधान रहें। आरसीएमपी ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के निवासियों को एक टेक्स्ट मैसेज घोटाले के बारे में चेतावनी जारी की है, जो उन लोगों को लक्षित कर रहा है जिन्हें जंगल की आग के कारण निकाला गया है। घोटालेबाज टेक्स्ट संदेश भेज रहे हैं जो कनाडा रेवेन्यू एजेंसी CRA के जैसे प्रतीत हो रहे हैं और एक काल्पनिक कनाडा रिलीफ फंड से भुगतान की पेशकश कर रहे हैं। आरसीएमपी का कहना है कि ये संदेश वैध स्रोत से नहीं है और निवासियों को लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए या उनके जवाब में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी चाहिए। By bad actors, you get a text from your bank saying we need an instant response. First you need to understand that text falls under CASL, under the anti-spam legislation, but the processes we follow will be very similar. We're working StirShaken and other technologies like this, will be used. But at the end of the day, if it's fraudulent, we collect the information. We have an intelligence gathering group. We share it with law enforcement and other partners. And if it's fraudulent, it will be the law enforcement that will go after them. Hopefully that answered your question. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल सस्काटून के स्कूलों में नई नीति के चलते लोग अब सड़क पर उतर आए हैं और इन नीतियों का जमकर विरोध कर रहे हैं। रविवार दोपहर सस्काटून में सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए और स्कूलों में छात्रों के सर्वनाम, प्रोनाउंस और यौन शिक्षा से जुड़ी नई नीतियों का विरोध किया। रविवार की रैली
वाइल्डवुड क्षेत्र के आसपास क्राउन इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के मंत्री डॉन मॉर्गन के कार्यालय के साथ साथ श्रम संबंध और कार्यस्थल सुरक्षा के बाहर हुई। शिक्षा मंत्री डस्टिन डंकन ने पूरे प्रांत में यौन शिक्षा और स्कूलों में सर्वनाम के उपयोग के आसपास कई नीतियों की नई घोषणा के कारण हुआ। नीति के अनुसार अब स्कूल को 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के लिए सर्वनाम और नाम परिवर्तन के लिए माता पिता की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है, जबकि 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के छात्र माता पिता की अनुमति के बिना ये परिवर्तन पहले कर सकते थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल ये खबर क्यूबेक से आ रही है, जो कि काफी दुखद खबर है। यहाँ पर एक पिता ने अपने 2 बच्चों की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या कर ली है। घटना क्यूबेक के नोटे डेम डेस पेरिस की है, जहां पर एक पिता ने अपने 2 छोटे बच्चों को मार डाला है और उसके बाद स्वयं आत्महत्या कर ली है। डोरेन डू क्यूबेक ने कहा कि ये घटना मॉन्ट्रियल के उत्तर पूर्व में स्थित एक छोटे से समुदाय में शनिवार दोपहर को हुई है। पुलिस ने यह भी बताया है कि व्यक्ति ने अपने 2 बच्चों की हत्या करने के बाद खुद की जान ले ली है। पुलिस एक पड़ोसी की कॉल पर यहां पर पहुंची थी, जिसने गोलियों की आवाज सुनने की सूचना दी थी। मेयर नॉर्मन जर्मन ने कहा कि ये हमारे समुदाय के लिए एक त्रासदी है। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवारों और दोस्तों के साथ हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीसी ड्रैग क्वीन ने अपना केस जीत लिया है। कैलोना कॉकटेल लाउंज को $1100 का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। दरअसल कैलोना कॉकटेल लाउंज को एक स्थानीय ड्रैग कलाकार को अवैतनिक मनोरंजन शुल्क के रूप में $1100 का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। ड्रैग कलाकार टायसन कुक, जो फ्रीडा वेल्स के रूप में प्रदर्शन करते हैं, ने लाउंज को नियमित रूप से निर्धारित कराओके रातों से पहले कनाडा की ड्रैग रेस देखने वाली पार्टियों की मेजबानी की है। लाउंज ने कुक को देखने वाली पार्टियों की मेजबानी के लिए प्रति रात अतिरिक्त $100 का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन एक पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों के लिए उन्हें भुगतान करने में विफल रहा और इसी सिलसिले में ड्रैग क्वीन ने ये केस किया था, जो उन्होंने जीत लिया है और अब कैलोना कॉकटेल लाउंज को $1100 का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। तो ये थी कनाडा की खबरें। दूसरी खबरों और मनोरंजक समाचारों के लिए और दूसरे प्रोग्राम्स के लिए आप देखते रहिए हिंदी टाइम्स मीडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।